हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 7 के सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि पादपों में जनन क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पादपों में जनन में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा कुछ दिनों से मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब कंप्लीट हो गया तो अब मैं रेगुलर आऊँगी और आप लोगों का रेगुलर क्लास लूँगी, उसके लिए सॉरी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पादपों में जनन। ठीक है, पादप में जनन आइए देखते हैं। एक मिनट। रिप्रोडक्शन इन क्या हो जाएगा बताइए? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पादपों में जनन। तो पहले हम लोग पादप के बारे में तो जानते हैं कि नॉर्मली जो पेड़ पौधा होता है उसी को पादप बोलते हैं। जनन क्या होता है बताइए? है कि नहीं को पता? जनन क्या होता है? क्या जनन रिप्रोडक्शन होता है? चलिए ये भी सही है, बट मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, ये तो इसका मीनिंग हो गया ना। डिफिनेशन बताइए, डिफिनेशन क्या होता है? देखिए, अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनन। चलिए आइए देखते हैं। पादप प्रजनन यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, और आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी होता है वो भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब होता है पौधों द्वारा नई संतान उत्पन्न करना होता है। किसका मतलब? पादप प्रजनन का मतलब। देखिए अभी मैं क्या बताई? जनन यानी कि अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन सी जनन की बात हो रही है? पादप प्रजनन की बात हो रही है। तो अपने जैसे वो थोड़ी ना पादप है तो थोड़ी ना इंसान पैदा कर देगा, पादप ही पैदा करेगा ना अपने जैसे समान, है ना? करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब बस कहने की बातें हैं। ठीक है ना? तो पादप है तो अपने जैसे समान पादप की ही क्या करेगा? उत्पत्ति करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। पादप प्रजनन का मतलब क्या है? पौधों द्वारा नई संतान उत्पन्न करना क्या है? पादप प्रजनन है। पादप जनन जो होते हैं वो क्या है? लैंगिक जनन द्वारा या अलैंगिक प्रजनन द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी कि जनन पादप प्रजनन में जनन के दो प्रकार होते हैं, एक अलैंगिक जनन होते हैं और एक लैंगिक जनन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किन किन पौधों में किन प्रकार से किस विधियों द्वारा जनन संपन्न किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं लैंगिक जनन। देखिए पहले मैं आप लोगों को ये बता दे रही हूँ थोड़ा सा। लैंगिक जनन जो है ना, इसमें नर और मादा यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों का होना क्या है? जरूरी होता, आवश्यक होता है। लैंगिक जनन में अगर नर और मादा नहीं होंगे तो लैंगिक जनन संभव नहीं होगा। इसीलिए लैंगिक जनन की विधि को अपनाने के लिए नर और मादा का होना आवश्यक होता है। यानी कि लैंगिक जनन में पुष्पों द्वारा जनन होता है। ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आइए देखते हैं क्या है। लैंगिक जनन वह है जिसमें युग्मकों के संलयन यानी कि फ्यूजन से संतान पैदा होते हैं और जिससे संतान क्या होता है? आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान या माता पिता से अलग होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें अभी बताया कि नर और मादा की ज़रूरत होती है, और अलैंगिक जो होती है इसमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि इसमें बिना पुष्पों के द्वारा जनन की विधि को अपनाया जाता है और संभव किया जाता है। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन युग्मकों के संलयन के बिना नए पादपों का निर्माण करता है। यानी कि ये पुष्प के बिना जनन कर लेता है और
नए पादपों का निर्माण करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके द्वारा बनी गई जो नई संतान होती है वो आनुवांशिक रूप से मूल पौधों के समान होती है। क्या होती है? समान होती है। और मूल पौधे से केवल तब अलग होती है जब उत्परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन का मतलब ही है बदलाव, होता है ना, चेंजिंग। तो चेंजिंग आएगा तो बदल ही जाएंगे, अपने रूप से अपने ढांचा से क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जनन की विधियां। अभी मैं बताई आप लोगों को कि जनन जो होते हैं पौधों में दो प्रकार से होते हैं, एक अलैंगिक जनन होते हैं और एक लैंगिक जनन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जनन में क्या है। जनन की विधियां अधिकांश पादपों में जो होती है मूल, तना, एक मिनट ये क्या हो गया, मूल, तना और पत्तियां होती है। और जनन क्या होता है? दो प्रकार से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं बहुत दिन से क्लास नहीं ले रही थी इसीलिए लग रहा है ये भी मेरे से नाराज है ना, पेन सही से काम नहीं कर रहा उस पे मारकर। चलिए कोई बात नहीं, मान जाएगा धीरे धीरे। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन। पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये क्या है? अलैंगिक जनन है। अभी मैं आप लोगों को बताई कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, उसमें बिना पुष्पों के ही जनन को संभव किया जाता है और उस जनन की विधियों को अपनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि अलैंगिक जनन वह है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती, कली के कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे एक कायिक अंग है। कायिक का मतलब क्या होता है? आइए मैं बताती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को कि कायिक, कायिक यानी कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है? काया। काया का मतलब क्या होता है? एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो आप लोगों को सब सेम सेम लगेगा। काया का मतलब होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। ठीक है, चलिए काया का मतलब क्या है? शरीर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कायिक। कायिक क्या होता है? कायिक अंग द्वारा। तो मतलब कि शरीर, काया मतलब क्या हो गया? शरीर। तो यहाँ पे लिख सेम सेम कलर से लिख देती हूँ तब ज्यादा बेटर लगेगा देखने में। शरीर के अंगों द्वारा, शरीर के अंगों द्वारा जनन। ठीक है, क्या है? कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन। देखिए अब आप लोगों के मन में ये डाउट्स आ रहे होंगे कि मैम आप बोल रही हैं कि शरीर के अंगों द्वारा जनन, पादप में थोड़ी ना हाथी उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, थोड़ी ना उसके हाथ होते हैं, थोड़ी ना उसके पैर होते हैं। ये भी आप लोग बोल सकते हैं उसमें थोड़ी ना सेक्स ऑर्गन होंगे, है ना, आप लोगों को ऐसा लगेगा। बट ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमारे शरीर में हाथ पैर होते हैं और भी अदर बॉडी पार्ट्स नेम होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से पौधों में क्या होता है? पौधों के शरीर के अंग कौन कौन से हो जाएंगे? मूल हो जाएगा, तना हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ये सभी क्या है? ये सभी शरीर के ही तो अंग हैं, बट पादपों के। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रत्येक जीव, एक मिनट कलर चेंज कर ले रही हूँ मैं। प्रत्येक जीव के जीवन का प्रारंभ क्या होता है? एक कोशिका से होता है। यानी कि मनुष्य के जीवन की इकाई क्या है? कोशिका है, यानी कि सेल है। क्या है? सेल है। चलिए, यदि यह एक कोशिका एक ही जनक द्वारा प्रदान की गई तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अगर एक ही कोशिका क्या है? एक ही जनक द्वारा, मतलब कि फादर्स इसको बोल सकते हैं, मतलब जो मेन होता है ना उसको बोल सकते हैं जनक। तो उसके द्वारा जब एक ही कोशिका के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वही क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन हो जाएगा। उसी को अलैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन में बनी संतति आपस में तथा जनकों से समान रखती है और अलैंगिक जनन में बनी संतति आपस में आकार की एवं आनुवांशिक रूप से आपस में तथा जनकों के समरूप होती है। यानी कि क्या हो जाएगी? एक समान हो जाएगी, एक समान। ठीक है, एक समान हो जाएगी। और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है लैंगिक जनन। ये भी अभी मैं बताई थी आप लोगों को कि इसमें जो है नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है, और इसमें जनन जो होता है वो पुष्प के द्वारा होता है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई? आगे बढ़ो, चलिए ठीक है। नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, ये सब कोई जानते हैं, है ना। हम लोग जमीन में यानी कि मिट्टी में बीज बोते हैं तो नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। अभी बस इतना जानेंगे कैसे होता है, ये भी जानेंगे। जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग है लेते हैं। जनन अंग, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए। आप लोग साइलेंस नहीं रहिए, कुछ कुछ बोलते रहिए, मैं क्वेश्चंस करूँ तो उसके आंसर्स बताइए, तभी आप लोगों के भी डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी मैं क्या बताई कि जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक का जननांग भाग लेते हैं उनको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि पौधों में जननांग कौन सा होता है, बताइए। जननांग कौन सा होगा, पुष्प हो जाएगा। कौन सा होगा, पुष्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अथवा जनन की वह विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन अथवा निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है वो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सीधे शब्दों में समझें, जो कि मैं आप लोगों को समझा दी हूँ, बट देखते हैं क्या पॉइंट्स है, यहाँ पे क्या पॉइंट्स बनता है। सीधे शब्दों में समझे तो प्रजनन की क्रिया में दो युग्मक के मिलने से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है और उस पूरी क्रिया को ही क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, यानी कि लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन किसी भी जीवित प्राणी या पेड़ पौधे के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और क्योंकि जनन क्रिया के द्वारा ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को बना सकते हैं, अतः हमारे भविष्य के लिए जनन अति आवश्यक है। यदि हमारे वातावरण में जनन की क्रिया ना हो तो हमारे पीढ़ी यहीं तक सीमित रह जाएगी और ब्रह्मांड में सजीव प्राणियों का क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। जब जनन की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो हमारे जैसे जीव, समान जीव कैसे उत्पन्न होंगे, है ना। और उत्पन्न नहीं होंगे तो जीवों की समाप्ति हो जाएगी। अभी आप लोग जानते हैं ना कि क्या बोलते हैं, ये मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल अभी नहीं है हमारे वातावरण में, नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ से हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसी तरह अगर जीवों में जनन की प्रक्रिया ना हो तो हमारे जैसे समान जीव नहीं होंगे और ब्रह्मांड में सजीवों की भी समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए जनन हमारे आगे की पीढ़ी को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो जनन के बिना सजीवों का जीना संभव नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, देखिए ये है गुलाब, है ना। क्या है, गुलाब। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे गुलाब की टहनी को निकाल लेते हैं, तोड़ लेते हैं और उसको नए जगह में लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, नई पौधे का निर्माण होती है। और ऐसा तो नहीं कि गुलाब का पंखुड़िया, क्या गुलाब के तना को तोड़ के, कली को तोड़ के लगाते हो आप लोग मिट्टी में, तो कभी किन्हीं के साथ ऐसा तो नहीं हुआ ना कि गुलाब की लगा रहे हो तो उसमें गुड़हल की फूल निकल गई, हुआ ऐसा? अच्छा जी, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखिए रेयर, हर चीज में एक कंडीशन बनता है रेयर, वो अलग बात है। हम लोग यहाँ पे सामान्यता जानेंगे कि सामान्यता क्या होता है, ठीक है। जनरली
तो जनरली हम लोग जब गुलाब के तने को, कली को तोड़ के मिट्टी में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, गुलाब के जैसा ही समान गुलाब की पेड़ की, पौधे की उत्पत्ति होती है। वही प्रक्रिया को यहाँ पे समझाया गया है। इसको जब हम लोग तोड़ के यहाँ से जो अक्ष से जुड़ी हुई कलिका होती है उससे क्या होती है, नई पत्तियों का निर्माण होता है, फिर उसमें पुष्प का निर्माण हो जाता है और उसी के जैसी समान पौधे की विकास हो जाती है, यानी कि वृद्धि हो जाती है। ठीक है। आलू क्या होता है, आग से अंकुरित होता पादप। देखिए आप लोग के घरों में भी आलू होता होगा। ज़्यादातर देखिए स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है ना कि हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल में तो खाना बना बनाया मिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं ना कि रूम लेके रहते हैं पढ़ाई करने के प्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो क्या होता है ना कि जब आप रूम लेके रहते हो तो अगर आप होली, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल्स में अगर आप अपने रूम पे आलू छोड़ के, प्याज छोड़ के अगर आप घर आ जाते हो, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब क्या है, ये सब में तना मतलब कि आंखें निकल जाती है। मम्मी लोग कहती है ना कि आलू जन्म गया है, जन्म नहीं गया है, जन्म जाएगा। उसमें अभी जन्म के लिए आंखें उत्पन्न हुई है और उसी को हम लोग मिट्टी में जब लगा देंगे, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, खाद डालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। किन चीजों का बताइए, आलू लगाएंगे तो आलू का ही तो निर्माण होगा, है ना। चलिए देखिए ये क्या है, ये आँख है, ये जो निकला हुआ है ये सब क्या है, ये सब आँख है। इसी से नए पौधों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रायोफिलम, पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती है। क्या होती है, कलिकाएं होती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए ब्रायोफिलम यानी कि इसको मैं बता देती हूँ, पुष्पों पत्तियों द्वारा जनन। उसके ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती है ना, उनके किनारे किनारे पे कलिकाएं होती है, उन्हीं से फिर नई पत्तियों का निर्माण हो जाता है, उन्हीं के समान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही देखिए ये क्या है, ये है ब्रायोफिलम। यही जो इसकी है, जो क्या है, ये कलिकाएं हैं और इसी से फिर क्या होता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, ब्रायोफिलम की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती है, उनके द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है, कैक्टस। ये कुछ नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैक्टस। चलिए देखते हैं कैक्टस क्या होता है। एक मिनट बच्चे लोग, छोड़िए इसको, मैं रहने देती हूँ, नहीं इरेज करती हूँ क्योंकि वो टाइप किया हुआ ना, वो नहीं होगा इरेज। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। पढ़ना क्या है मेरे को, कैक्टस। ठीक है, आइए देखते हैं। कैक्टस जो होता है ना, वो मुख्य पादप से अलग हो जाता है। कैक्टस आप लोग को मैं अभी दिखाऊंगी कैसा होता है। ये जो है ना, नए पादप को जन्म देते हैं। ठीक है, जनन के बारे में हम लोग पढ़ रहे तो ऑफ कोर्स यही जानेंगे कि उससे नए पादप का जन्म कैसे होता है। जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोर कर, जब हम लोग कैक्टस के पौधे में पानी डालते हैं तो उसको वो क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, बटोरना। बटोर कर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने और अपने कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। ये बस कैक्टस के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा होता है। तो ये रेगिस्तानी एरिया में होता है, यानी कि राजस्थान के साइड पे। इसकी लगभग 127 वंशों में संगठित 1750 जातियां ज्ञात है। ये चीज आप लोग थोड़ा सा माइंड में सेट रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चंस में। ठीक है, और वह सभी जो क्रिया होती है, सभी 9 जगत यानी कि उत्तर व दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी हैं। इनमें से केवल एक जाति ही पूर्व जगत में, अफ्रीका और श्रीलंका में बिना मानवीय हस्तक्षेप के पहुंची थी और माना जाता है कि इसे पक्षियों द्वारा फैलाया गया था। किसको, कैक्टस को। किसको, कैक्टस को। ठीक है ना। कैक्टस जो होता है, लगभग सभी गुद्देदार पौधे होते हैं जिनके तने और टहनियों में क्या होता है, विशेषीकरण से पानी बचाया जाता है।
यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करके रखा जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में जो होता है पानी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इनके पत्तों में भी क्या होता है, विशेषीकरण से कांटों का रूप धारण करा होता है। क्या होता है, कांटों का रूप धारण करा होता है। देखिए यही क्या है, कैक्टस। ये क्या है, कैक्टस। क्या है, कैक्टस। ठीक है, यही देखिए ये सब क्या है, कांटेदार रूप धारण किए होते हैं। इसमें हम लोग जब पानी डालते हैं तो पानी एब्जॉर्ब करके रखे रहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, क्या है, मुकुलन। क्या है, मुकुलन। आइए देखते हैं। ईस्ट, ब्रेड को तैयार करने में ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट यानी कि कोशिका से बाहर निकलने वाला जो छोटे बल्ब, मुकुल या एक छोटे बल्ब या मुकुल, ये सब क्या है, ये सब मुकुल हैं। और यही मुकुल से क्या होता है, जनन होता है, और जनन के बाद नए नए ईस्ट का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं, छोटे बल्ब मुकुल या कली कहलाता है। जो ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे छोटे बल्ब होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कली कहते हैं, यानी कि मुकुल कहते हैं। ईस्ट जो है एक कोशिका जीव है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इसमें इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। लिख देती हूँ मैं, एक कोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव है, जनन कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता। अभी मैं बताई इसमें से जो छोटे छोटे बल्ब यानी कि मुकुल होते हैं वे अलग होते हैं, और अलग होके फिर से नए ईस्ट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नए ईस्ट का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो यानी कि या न्यूट्रिशन उपलब्ध हो तो ईस्ट जो है वो कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगते हैं। बस उनके पास क्या होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पोषण की प्राप्ति होना चाहिए, उपलब्धि होना चाहिए। मुकुलन जो है नए जीवों के निर्माण का एक अलैंगिक तरीका है। ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि मुकुलन में किस प्रकार का जनन होता है, तो कौन सा हो जाएगा, अलैंगिक जनन हो जाएगा, यानी कि अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इस प्रक्रिया में माता पिता के शरीर के एक छोटे से हिस्से से एक नए जीव का विकास होता है। एक कली जो बनती है एक नए जीव के रूप में विकसित होने के लिए अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और ईस्ट दोनों ही मुकुलन की प्रक्रिया से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। यानी कि हाइड्रा और ईस्ट जो है दोनों में कौन से प्रकार का जनन होता है, तो क्या हम लोग कहेंगे, मुकुलन की प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। कौन कौन, हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प। क्या होता है, एक होता है एक लिंगी पुष्प और एक होता है उभयलिंगी पुष्प। तो आइए देखते हैं। एक लिंगी पुष्प यानी कि नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। किसके, अभी बताए थे ना, एक लिंगी पुष्प के जनन अंग होते हैं। कौन कौन, नर अथवा मादा। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक भाग पाया जाता है उनको क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ये मैं आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताई थी कि एक लिंगी पुष्प में एक ही भाग होता है, या तो स्त्री केसर होगा और या तो पुंकेसर मौजूद होगा। और उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगी पुष्प में दोनों यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। जैसे ककड़ी, घिया, पपीता, कद्दू, ये सब क्या है, एक लिंगी पुष्प होते हैं। कद्दू के फूल ये सब क्या है, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि इनमें से एक लिंगी पुष्प कौन सा है, तो क्या कहेंगे, कद्दू के फूल, घिया, पपीता, ककड़ी, ये सब क्या है, एक लिंगी पुष्प। नेक्स्ट है द्विलिंगी पुष्प। नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं।
यानी कि ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों मौजूद होते हैं उनको क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे में टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों, ये सब के जो फूल होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? द्विलिंगी पुष्प के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं शैवाल। क्या है? शैवाल, एल्गी। चलिए, जल और पोषक तत्व क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं किसके अंदर? शैवाल के अंदर। तो शैवाल क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, यानी कि विकास करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। देखिए क्या होता है ना, अलैंगिक जनन 4 प्रकार से होता है। एक हो गया मुकुलन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, है ना। आइए देखते हैं क्या है। जल और पोषक तत्व उपलब्ध का होते हैं तो शैवाल क्या करते हैं? अपनी वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं और शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषक यूकैरियोटिक जीवों के एक बड़े और विविध समूह के लिए एक अनौपचारिक शब्द है। क्या है? अनौपचारिक शब्द है। यह एक पॉलीफाइलेटिक समूह है जिसमें कई अलग अलग समूहों से क्या होता है? प्रजातियां शामिल होती है और शामिल जीवों में एक कशूर के एक कोशिकीय माइक्रोएल्गे जैसे क्लोरेला, डाइटम से क्या होती है? बहुकोशिकीय रूप जैसे विशालकाय कैल्प एक बड़ा भूरा शैवाल होता है जो लंबाई में कितना? 50 मीटर तक बढ़ सकता है, यानी कि इंक्रीज कर सकता है और अधिकांश जलीय और क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी कि जो ज़्यादातर शैवाल होते हैं वो जलीय और स्वपोषी होते हैं, यानी कि वो अपना पोषण स्वयं तैयार करते हैं। उनमें रंध्र, जाइलम और फ्लोएम जैसे कई विशिष्ट कोशिका और उत्तक प्रकार होते हैं जो भूमि के पौधों में पाए जाते हैं और सबसे बड़े और सबसे जटिल समुद्री शैवाल को समुद्री शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री शैवाल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सी एल्गी। जबकि सबसे जटिल मीठे पानी के रूप में ट्रॉफी हरी शैवाल का एक प्रभाग है। ये सब क्या? शैवाल का टाइप्स है, एल्गी, टाइप्स ऑफ एल्गी, जिसमें शामिल है उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? स्पाइरोगाइरा और पत्थर के पात्र, यानी कि जिसको हम लोग पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये सब क्या है? ये देखिए इतना शैवाल, एक मिनट, ये कलर आप लोग को इसमें नहीं दिखेगा, दूसरा। इतना शैवाल जैसे यहाँ से अलग हो गया, फिर यहाँ से ऐसे अलग हो गया, खंडन हो गया शैवाल का, फिर वो क्या करेंगे? नए शैवाल का निर्माण कर लेंगे। तो शैवाल में जनन की कौन सी विधियां होती है? अलैंगिक जनन, खंडन के द्वारा जनन की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शैवाल के लक्षण क्या है? शैवाल के लक्षण। शैवालों में लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं, ये मैं आप लोगों को अभी बताई, और कुछ शैवाल परजीवी होते हैं जैसे कि सिफेल्यूरोस और मैग्नोलिया की पत्तियों में लाल कीटू रोग उत्पन्न करता है। ये सब क्या हो जाएंगे? शैवाल के सिम्टम्स हो जाएंगे। बीजाणु, ये भी अलैंगिक के बताई थी ना, अभी 4 होते हैं, मुकुलन, खंडन, कायिक प्रवर्धन और क्या है? इस बीजाणु। ठीक है, ये सब क्या? अलैंगिक जनन की विधियां हैं, 4 विधियों से संपन्न होता है। तो वायु में उपस्थित जो बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं, बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। अभी बताया कि अलैंगिक जनन के अंदर आएगा। नए पादप बीजों से प्राप्त होता है। बीजों अभी बताए थे ना स्टार्टिंग में कि बीज को हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी में बो देते हैं सॉरी, मिट्टी में बो देते हैं तो क्या होती है? नए पौधों की उत्पत्ति होती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। पुंकेसर क्या है? नर जननांग है
और स्त्री केशर क्या है, मादा जननांग है। ये सब मैं आप लोगों को पिछले क्लास में ही पढ़ा चुकी हूँ। तो जिनको इन सब के बारे में नहीं पता है, डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे क्लास 6 के पादपों के बारे में यानी कि प्लांट्स वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में उनको पता चल जाएगा। क्लास 6 के हर चैप्टर का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है, तो उस पर आप लोग जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं इन सब के बारे में। देखिए, एक होता है परागकोश और एक होता है तंतु, ठीक है, यानी कि फाइबर। परागकण से जब परागकोश निकल के अन्य पुष्प पर जाती है और उसके अंडाशय में जाके वो मिल जाती है, तो क्या होता है, बीज का निर्माण होता है और उसी बीज से नए पौधों का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब मैं आप लोगों को सारा बता चुकी हूँ पिछले क्लास में, है ना, कि अंडाशय से क्या होता है, बीजांड का निर्माण होता है। और ये क्या है, ये है इसका वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है। और बीजांड से बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणुओं द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प जो होते हैं वो नर तथा मादा जननांग होते हैं, और ये जो होते हैं इनमें दोनों होते हैं। ये अभी मैं आप लोगों को आगे बता दी थी। चलिए नेक्स्ट है परागन। परागन के बारे में जान लेते हैं और फिर हम लोग आगे परागन के टाइप्स को जानेंगे। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। यानी कि अभी मैं आप लोगों को बताई थी कि परागकणों द्वारा जो परागकोश होते हैं वे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाके रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि स्थानांतरण कर लेते हैं। उन्हीं को परागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागन कहा जाता है। परागन जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपरागन, स्वपरागन, और एक होते हैं पर परागन, ठीक है। चलिए, जब पर परागन एक ही प्रजाति के दो सदस्यों के पुष्पों के मध्य होता है तो इस क्रिया को परनिषेचन अथवा जीनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। लेकिन दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य परागन होने पर इसे संकरता कहते हैं। यानी कि जब एक ही प्रजाति के दो पुष्पों के बीच जनन होता है तो उनको हम लोग जीनोगेमी कहते हैं, और जब लेकिन दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य परागन होता है तो उसको हम लोग संकरता कहते हैं। क्या कहते हैं, संकरता कहते हैं। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बीजधारी पौधे में पर परागन क्रिया के द्वारा पुनर्योजन और विभिन्नताएं जैसी महत्वपूर्ण परिघटनाएं संभव हो पाती है। हालांकि एक लिंगी पुष्पों में तो केवल पर परागन की प्रक्रिया ही पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लेकिन अधिकांश उभयलिंगी पुष्पों में भी पर परागन के द्वारा ही परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर होता हुआ देखा गया। चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये है स्वपरागन और परपरागन। अभी बताई थी कि दो टाइप्स होते हैं। ये क्या है, स्वपरागन, यानी कि इसमें वर्तिकाग्र के द्वारा क्या होता है, बीजांड का निर्माण होता है एक ही पुष्पों में, और इसमें दो पुष्पों के बीच, अलग अलग पुष्पों के बीच मिलकर निर्माण जनन की क्रिया होती है। उसी को हम लोग परपरागन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र यानी कि परागकोश, और इसमें परागन, परागकण, ठीक है। चलिए, पुष्प में परागन की प्रक्रिया थी है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। देखिए, परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं और पतली परागनली वर्तिका के माध्यम से बढ़ती है और भ्रूण थैली में प्रवेश करती है, जहां नर और मादा युग्मकों का
संलयन होता है, और वही नर और मादा का संलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। परागन का तरीका एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन, जो कि मैं आप लोगों को अभी बताई हूँ। तो परागकोश के उसी फूल के, इसमें ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, परागकोश के उसी फूल के वर्तिकाग्र तक परागन का स्थानांतरण स्वपरागन कहलाता है, और परागकोश के दूसरे पुष्प के, एक मिनट पहले दूसरा एक पॉइंट है उसको बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी परपरागन। स्वयुग्मन में एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका को परागित करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे स्वपरागन हो जाएंगे। विषम युग्मन स्वपरागन का दूसरा रूप होता है, जब एक ही पौधे के दो फूलों के बीच परागन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परपरागन। तो आइए देखते हैं कि परपरागन क्या है। चलिए, एक पौधे के परागकणों का दूसरे पौधे के फूल पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परपरागन कहलाता है, और परिणामी निषेचन को परनिषेचन या अलोगैमी के रूप में जाना जाता है। जैसे कि कैस्टर हो गया, नाइजर हो गया, ये सब क्या है, पौधों के नाम है। फसलों में अपने विकास के क्रम में या तो स्वयं या तो परपरागन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तंत्र विकसित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। स्वपरागन प्रोत्साहित करने वाली युक्तियां, यानी कि क्या है, मैकेनिज्म। चलिए देखती हूँ कि क्या क्या है। एक होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि उभयलिंगी। तो नर और मादा प्रजनन अंग एक ही फूल में मौजूद होती है, जैसे कि हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल। गुड़हल क्या है, उभयलिंगी पुष्प है। ठीक है, उभयलिंगी पौधे के अंतर्गत आएंगे। गुड़हल के फूल सभी लोग देखे होंगे, उसमें चारों तरफ से, एक मिनट देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह से होता है, और उसके बाहर क्या होता है, छोटा 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 ऐसे ऐसे पंखुड़ी निकली होती है, सॉरी बीजांड निकली होती है। ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ पे ना एक डार्क सी ये होती है बीजाणु, ये हिबिस्कस, यही क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक ही फूल में, बताइए, एक ही फूल में जनन की प्रक्रिया, यानी कि उभयलिंगी पुष्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समकाल परिपक्वता, यानी कि होमोगैमी। क्या है, होमोगैमी। ये जो है यहाँ पे एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे उभयलिंगी पुष्प का परागकोश तथा क्या वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, जैसे कि हरी मटर, इसमें परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही बार परिपक्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी। फूल बिल्कुल नहीं खुलते हैं या फिर परागन होने के पश्चात खुलते हैं, और उभयलिंगी फूल स्वपरागन सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि लेट्यूस, बीन्स, ये सब क्या है, बताइए, क्या है, क्लिस्टोगैमी है। क्या है, क्लिस्टोगैमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फूल संरचना। भिंडी सब लोग जानते होंगे, है ना, जानते हैं ना, लेडी फिंगर। भिंडी में युवा स्त्री केशर एक स्टेमिनल नली के मध्य में से बढ़ता है, जिससे पराग संबंधित वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, जिससे स्वपरागन ही होता है। उसके जो बीजाणु होते हैं, उसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो दूसरे वहाँ पे गिर जाएगा और फिर उससे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी। परपरागन प्रोत्साहित करने वाली युक्तियाँ, अभी हम लोग स्वपोषण के बारे में जान रहे थे, अभी हम स्वपोषण बोल दिया मैंने,
अभी हम लोग क्या जान रहे थे, स्वपरागन के बारे में, अभी हम लोग परपरागन की युक्तियां के बारे में जानेंगे। अपूर्ण फूल, फूल एक लिंगी होते हैं, अर्थात पुंकेसर और स्त्रीकेसर अलग अलग फूलों पर स्थित होते हैं। यानी कि जब अलग अलग फूलों पर उपस्थित होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण फूल बोलेंगे। ठीक है। मोनोएसियस पौधे जैसे जैक, नारियल, डायोसियस पौधे जैसे कि पपीता, शतावरी, खजूर, ये सब क्या है, डायोसियस पौधे हैं, प्लांट्स हैं। भिन्न काल परिपक्वता, ये सब क्या है, परपरागन की युक्तियां हैं। ठीक है। भिन्न काल परिपक्वता यानी कि उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर की असमान परिपक्वता, उभयलिंगी फूलों का परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो वो क्या होते हैं, भिन्न काल परिपक्वता, यानी कि अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं। और जब एक ही समय पे परिपक्व होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए, उनको हम लोग अपूर्ण फूल कहेंगे। क्या कहेंगे, अपूर्ण फूल कहेंगे। ठीक है। और ये जो होते हैं भिन्न काल परिपक्वता जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोटोगिनी और एक होते हैं प्रोटोनेड्री। ठीक है। चलिए देखते हैं। परागकोश को तोड़कर उसी फूल के वर्तिकाग्र के ग्रहणशील होने से पहले परागकणों को छोड़ देते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, गेंदा हो गया, ये सब क्या है, प्रोटोनेड्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हर्कोगैमी। ये जो है इसमें एक फूल के नर और मादा अंगों के बीच यांत्रिक अवरोध की उपस्थिति होती है, जैसे कि क्रेप्स। चलिए नेक्स्ट है नरबंध्यता। क्या है, नरबंध्यता यानी कि कार्यात्मक परागकणों की, एक मिनट, कार्यात्मक परागकणों की अनुपस्थिति के कारण बीज नहीं बनते हैं। और नरबंध्यता एक ऐसी स्थिति है जिसमें पराग अनुपस्थित और गैर कार्यात्मक होता है, मतलब इसमें परागकण का कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए ये गैर कार्यात्मक होता है। ठीक है। नरबंध्यता फर्स्ट हो गया अनुवांशिक कारकों, जैसे कि टमाटर, जौ, बैगन और चावल, ये सब क्या है, अनुवांशिक कारकों यानी कि नरबंध्यता। साइटोप्लाज्मिक नेक्स्ट है, साइटोप्लाज्मिक कारक जैसे कि प्याज, और परस्पर क्रिया है नेक्स्ट, जैसे कि मिर्च, द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है, नरबंध्यता यानी कि मेल स्टेरिलिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्व अनिश्चयता यानी कि सेल्फ इनकम्पटिबिलिटी। ठीक है। मतलब जो अपूर्ण रूप से हो। नर और मादा युग्मक प्रजनन क्षम होते हैं, लेकिन कुछ विरोधी कारकों के कारण स्वयं परागन से बीज पैदा नहीं होते हैं, लेकिन परपरागन होने पर बीज सेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे तंबाकू, आम, टमाटर, सरसों, ये मूली, गोभी, ये सब जो भी है वो क्या है, स्व अनिश्चयता यानी कि सेल्फ इनकम्पटिबिलिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पराग का स्थानांतरण, कि पराग का स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, स्थानांतरण। कीट परागन यानी कि एनाटोमोफिली, गृह मक्खी, घर में जो मक्खी होता है। ठीक है। मधुमक्खी, ततैया आदि के द्वारा पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाया जाता है, और इनके द्वारा आम, सेब, आलू बुखारा, फूल गोभी आदि में परागन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, तो इन्हें कीट परागन विधि भी कहा जा सकता है। मतलब कीटों द्वारा, ये सब कीट ही तो है, मक्खी हो गए, मधुमक्खी हो गए, ये सब कीट ही है ना, तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाएंगे और फिर नए पौधों की उत्पत्ति होगी, तो इसीलिए हम लोग इनको कीट परागन भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए ये क्या है, पॉलिनेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पक्षी परागन। अभी हम लोग कीट परागन देख लिया, पॉलिनेशन, अभी है पक्षी परागन यानी कि ऑरिन्थोफिली। क्या है, ऑरिन्थोफिली यानी कि पक्षियों द्वारा। पक्षी तोते भी, एक मिनट, पक्षी तोते भी जो होते हैं वो
पराग कणों को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं और इसके द्वारा बेगोनिया, प्रवाल, वृक्षों आदि में परागण किया जाता है। इन्हें परागण की ऑर्निथोफिली विधि कहा जाता है, यानी कि पक्षी परागण विधि कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना कि वहाँ पक्षी जाते हैं और उसके परागकोश को लेके दूसरे पौधों में डाल देते हैं, तो नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इसीलिए पक्षियों द्वारा ये क्रिया होती है, इसीलिए इसको पक्षी परागण विधि कहेंगे और ऑर्निथोफिली कहेंगे। एक होता है जानवर परागण। देखिए याद रखिएगा किनके किनके द्वारा होता है। अभी बताई मैं कि कीट परागण होता है जो कीटों के द्वारा होता है, एक होता है पक्षी परागण जो पक्षियों के द्वारा होता है, एक है जानवर परागण तो ये जानवरों के द्वारा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको कहते हैं जूफिली। कुछ फूल बंदर, हाथी, गिलहरी जैसे स्तनधारियों द्वारा परागित होते हैं और इनमें इसे जंतु परागण विधि कहा जाता है। एनिमल्स क्या है, जंतु ही तो है ना, तो इसीलिए इनको जंतु परागण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चमगादड़ परागण, यानी कि क्रेप्टोफिली। क्या है, क्रेप्टोफिली। जब परागण चमगादड़ों के द्वारा संपन्न करवाया जाता है तो उसे चमगादड़ परागण कहा जाता है, विधि कहा जाता है। अभी बताए जानवरों के द्वारा है तो जानवर परागण विधि, चमगादड़ के द्वारा है तो चमगादड़ परागण विधि। तो देखिए ये किसमें होता है, एंथोसिफ्लेस और कैडम्बा। ठीक है, क्या है, एंथोसिफेलियस और कैडम्बा में, किगैलिया पिनाटा, ये सब में चमगादड़ परागण विधि अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हवा परागण, यानी कि एनिमोफिली। हवा के द्वारा भी परागण की विधि अपनाई जाती है। तो कैसे, देखिए अधिकतर जो फल होते हैं जैसे कि खजूर, नारियल, पपीता, अनार, ये सब में क्या होता है, हवा के द्वारा परागण किया जाता है, इसीलिए इनको एनिमोफिली यानी कि हवा परागण विधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जल परागण, यानी कि हाइड्रोफिली। कमल और कुछ जलीय पौधों में परागण जो होता है जल के द्वारा होता है, इसीलिए इनको हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण कहा जाता है। कमल का फूल सब लोग देखे हैं, जलीय होता है, जल के अंदर होता है, तो उनमें क्या होता है, जल से ही वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प का निर्माण कर लेते हैं, परागण को पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है पर परागण के लिए अनुकूलन यानी कि बदलाव। हालांकि अधिकांश जो पुष्पीय पौधों में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति में सामान्यतया पर परागण की प्रक्रिया स्वपरागण की तुलना में अधिक होती है। सामान्यतः पर परागण को प्रोत्साहित करने के लिए पौधों में निम्नलिखित आवश्यक विशिष्टताएं पाई जाती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। एक है, अभी बताई थी, नर वंध्यता। नेक्स्ट क्या है, स्वबंध्यता यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी। कुछ पौधे जो होते हैं वो कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागण क्रिया संचालित नहीं करते हैं, अतः इनमें परागण की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए दूसरे पुष्पों की परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना आवश्यक होता है। देखिए जब एक पुष्प खुद से परागकोश द्वारा परागण का निर्माण नहीं करेगा तो उसको दूसरे पुष्पों से परागण को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो उसको वहां जाना होगा। ठीक है, वही कहा गया है कि दूसरे पुष्पों के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना आवश्यक होता है, तभी तो वो परागण को वहां से ले पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। इस विशेषता को पुष्प की स्वबंध्यता यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हो गया अंगूर, सेब, राखी बेल, ये सब क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी। यदि ऐसे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर, एक मिनट, चलिए देखते हैं। यदि ऐसे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागण गिर जाते हैं तो भी इनसे निषेचन नहीं होता। यानी कि अगर उस पुष्प का परागण गिर भी गया तब भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है वो संपन्न नहीं होती है। यहाँ तक कि
कभी कभी तो इन परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होता है। जैसे कुछ पुष्पों के लिए परागकण यदि उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो ऐसी अवस्था में जायांग की मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो पुष्प ऐसे होते हैं कि खुद तो परागन का निर्माण नहीं ही कर पाते हैं, और अगर वो दूसरे पुष्प पर परागन लेने के लिए जाते भी हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन पुष्पों का जायांग ही मृत हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एकलिंगता, यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स में एकलिंगता। चलिए देखते हैं। बहुत से पौधों में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अभी मैं द्विलिंगी पुष्प के बारे में बता रही थी, अभी एक लिंगी पुष्प के बारे में जानेंगे। तो बहुत से पौधों में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात इनमें या तो नर जनन संरचना पुमंग अथवा केवल जायांग ही पाई जाती है। मतलब दोनों में एक लिंगी है तो एक ही पाया जाएगा। तो वैसे एक पौधे पर दोनों प्रकार के अर्थात नर और मादा पुष्प दोनों ही मौजूद हो सकते हैं। इस प्रकार के पौधों को उभयलिंगाश्रयी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मक्का हो गया, अरंड हो गया, लौकी हो गया आदि, ये सब क्या है, उभयलिंगी है। ठीक है, दूसरी स्थिति में नर और मादा पुष्प जो होते हैं भिन्न भिन्न पौधों पर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, सहतूत हो गया, ये सब क्या है बताइए, क्या है ये सब? दूसरी स्थिति है किसका, उभयलिंगी का। ठीक है, इस प्रकार के पौधे को एकलिंगाश्रयी कहा जाता है। किनको, पपीता हो गया, सहतूत हो गया, ये सब क्या है, एकलिंगाश्रयी है। ठीक है, अतः पौधों में एक लिंगी पुष्पों का पाया जाना निश्चित ही पर परागन की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। यानी कि जब वो एक लिंगी पुष्प है उसके पास परागन की निर्माण नहीं हो पा रही है, दोनों में से सिर्फ एक ही है, तो उनको द्विलिंगी पुष्प की आवश्यकता तो होगी ही होगी, तभी तो वो जनन की प्रक्रिया कर पाएंगे। नेक्स्ट है भिन्न काल पक्वता, यानी कि डाइकोगैमी। चलिए देखते हैं। वैसे तो अधिकांश पौधे में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अतः इस अवस्था में स्वपरागन ही इन पौधों में होना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये उभयलिंगी पुष्प है तो उसमें स्वपरागन की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अधिकांश उदाहरणों में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इन उभयलिंगी पुष्पों में जो पुमंग होता है और जायांग होता है वो परिपक्व होने के समय भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। और कुछ उदाहरणों जैसे कि गुड़हल हो गया, कपास हो गया, भिंडी हो गया, ये सब में पुंकेसर अंडाशय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्वता कहते हैं, क्योंकि वो पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधों जैसे बैगन हो गया, मक्का हो गया, जायांग हो गया, पुंकेसरों से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था को स्त्री पूर्वता कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता, क्योंकि वो जायांग द्वारा विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार पुमंग और जायांग जो होते हैं दोनों जनन संरचनाओं के परिपक्व होने का समय भिन्न भिन्न होने से परपरागन की अनिवार्यता सुनिश्चित हो जाती है। अभी मैं जो बात बताई वही सेम। नेक्स्ट है बंधन युति। क्या है, बंधन युति, हेरकोगैमी। ये है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द हरकोस से हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हेरकोगैमी। ठीक है, जिसका हिंदी समानार्थी शब्द है बाधा अथवा अड़चन। ये आप लोग सभी जानते हैं कि अड़चन मतलब रोक लगाना, बाध डालना। ठीक है, सामान्यतः उभयलिंगी पुष्पों में नर और मादा जनन संरचनाओं के मध्य कुछ ऐसी रुकावट अथवा बाधा आ जाती है जिसकी वजह से एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने में असफल रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बाधा डाल देता है, रुकावट डाल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस तथ्य का सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण है आक अथवा मदार।
ठीक है। इसके परागन जो होते हैं एक थैली जैसी संरचना पराग पिंड में पाए जाते हैं। पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि परागकण इन थैलीनुमा पॉलिनिया से क्या होते हैं, आप नहीं निकल पाते हैं। अतः ऐसी अवस्था में पर परागन जो होते हैं आवश्यक हो जाता है और ट्रोपियोलम नामक पौधे के पुष्प में पुंकेसर पुष्प से बाहर की तरफ निकले रहते हैं। अतः परिपक्व होने के कारण इनके परागकण जो है बाहर की तरफ झड़ जाता है, क्योंकि ये बाहरी ही क्या होता है, परिपक्व हो जाते हैं। एक अन्य पौधे पेंजी के उभयलिंगी पुष्प में जायांग की वर्तिकाग्र पर एक छोटे पर्दे द्वारा ढकी रहती है। इस पौधे में कीट परागन पाया जाता है और परागन क्रिया संपन्न हो जाने के बाद जब कीट वर्तिकाग्र से बाहर निकल आता है तो इसका क्या होता है, पर्दा अथवा पट अपने आप ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार यहाँ स्वपरागन संभव नहीं हो पाता है। एक अन्य उदाहरण जो होता है क्लोरोडेंड्रम में भी पुंकेसर और अंडप का विन्यास कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें स्वपरागन जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विषम वर्तिकाग्र यानी कि हेट्रोस्टेली। क्या है, हेट्रोस्टेली। अनेक पौधों में एक पौधे पर वर्तिकाओं की लंबाई में भिन्नता पाई जाती है। ऐसी अवस्था में पुंकेसरों की लंबाई भी भिन्न भिन्न हो सकती है। कुछ पुष्पों में यदि वर्तिका लंबी होती है तो पुंकेसरों के तंतु क्या है, छोटे छोटे होते हैं। यानी यदि वर्तिका लंबी होगी तो जो पुंकेसर की लंबाई है, पुंकेसरों की लंबाई है, वो तंतु फाइबर्स जो है वो छोटे छोटे रहेंगे। ठीक है, जबकि कुछ अन्य पुष्पों में यदि पुंकेसर लंबे होते हैं तो वर्तिका क्या होगी, छोटी पाई जाएगी। ऐसे पुष्प द्विरूपी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्रिमरोज। इस प्रकार खट्टी बुट्टी में भी वर्तिकाओं की लंबाई अलग अलग देखने को मिलती है। इसकी कुछ प्रजातियों में तो त्रिरूपी पुष्प भी पाए जाते हैं, है ना। कहीं पे द्विरूपी पुष्प होते हैं और कहीं पे तो त्रिरूपी पुष्प भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है युग्मनज। नर तथा मादा युग्मकों यानी कि संयोग मतलब कनेक्शन, संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, जहाँ पे उन दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल से विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं, और उसी बीज जब अंडाशय से फल विकसित होता है तो इसे सत्य फल कहते हैं। जैसे कि आम हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या है, सत्य फल है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है, यानी कि अंडाशय से जब फल का विकास ना होता है तो उसको हम लोग असत्य फल कहते हैं। जैसे कि सेब हो गया, जो पुष्पासन से विकसित होता है, ये अंडाशय से विकसित नहीं होता है, ये पुष्पों के द्वारा विकसित होता है। कुछ पादपों में अंडाशय बिना निषेचन के ही सीधे फल में विकसित हो जाता है, तो ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। यानी कि ये बिना निषेचन के क्या होता है, दूसरे पौधों का, दूसरे फलों का निर्माण कर लेता है, इसीलिए इसको अनिषेक फल कहते हैं। जैसे कि इसमें बीज क्या होगा, अनुपस्थित, यानी कि एब्सेंट होगा। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है, और फल भित्ति जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य फल भित्ति, ये जो होता है पतला और मोटा चर्मिल छिलका बनाती है। ठीक है, एक होता है मध्य फल भित्ति, भोजन संचय के कारण यह रसदार व गुद्देदार हो जाती है। आम क्या है, अभी आम का सीजन चल रहा है ना, रसीले आम और गुद्देदार आम की तो बात ही अलग है। आम, खजूर, ये सब क्या हो गया, मध्य फल भित्ति। चलिए नेक्स्ट। कुछ पादपों जैसे नारियल में मध्य फल भित्ति रेशेदार होती है। नारियल का हम लोग मध्य भाग खाते हैं, इसीलिए वो मध्य फल के अंतर्गत आएगा।
अंतःफल भित्ति, कुछ फलों में अंतःफल भित्ति कठोर होती है, जैसे आम, नारियल। जैसे आम के अंदर गुठली पाई जाती है ना, वो क्या होती है, कठोर होती है। ठीक है, चलिए। जबकि कुछ पादपों में यह पतली तथा झिल्ली समान होती है, जैसे संतरा, नींबू, उसमें मतलब झिल्ली के समान रेशेदार टाइप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बीज प्रकीर्णन, यानी कि बीजों के द्वारा प्रकीर्णन। जो देखिए, एक मिनट, बीज प्रकीर्णन, बीज जो है विभिन्न स्थानों पर उगे हुए होते हैं। ये बीज प्रकीर्णन के कारण होता है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार बीजधारी पौधे जो होते हैं पादप जगत में सर्वाधिक विकसित करे जा सकते हैं। विश्व की वर्तमान वनस्पति का गहन विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि धरती पर सर्वाधिक पादप जो है जैव भार बीजधारी पौधों का ही है, मतलब बीजों से ही उसका विकास हो रहा है। अपने जीवन चक्र की चरम परिणति के रूप में ये पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बीजधारी पौधे में निषेचन के बाद बीजांड में विकसित प्रवर्ध्य को बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। पोषण और वातावरण की अनुकूलन परिस्थितियों में अंकुरित होकर बीज जो होते हैं नए पौधे के रूप में विकसित होता है, जो परिपक्व होकर फिर से बीज उत्पन्न करता है। और इस प्रकार बीजों के लगातार उत्पादन से प्रजाति की निरंतरता अथवा शांतत्य बना रहता है, यानी कि अपने जैसे पीढ़ी को ये बनाए रखता है। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछिएगा। हमारी धरती पर जो बीजधारी पौधे का वितरण और फैलाव व्यापक रूप से, इसको क्या हो जाता है, ये अभी तक लगता नाराज ही है क्या जी, मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई नहीं, कल इसकी पूजन करके स्टार्ट करेंगे पढ़ाई हम लोग, तो मान जाएगा। देखिए, इसके साथ ही गहन अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आज जो बीजधारी पौधे होते हैं जिस स्थान पर पाए जाते हैं वो वस्तुतः उस स्थान के मूल निवासी नहीं है, यानी कि उसको दूसरी जगह से बीजों को लाकर उनका निर्माण किया गया, अपितु इनकी उत्पत्ति कहीं और हुई है। तत्पश्चात विभिन्न माध्यमों और प्रक्रियाओं द्वारा इनके बीज और फल दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाए गए, जहां वे अंकुरित होकर प्राकृतिक रूप से स्थापित हो गए हैं और वहां से इनका प्रसार अभी भी हो रहा है। ठीक है, चलिए, बीजों के बोने जाने के पश्चात इनके भावी जीवन की सफलता अर्थात अंकुरण, नवांकुरों का निर्माण और इनका परिपक्व होना आदि के लिए इनका प्रकीर्णन एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रकार नवनिर्मित, यानी कि जो नया निर्माण पौधा होता है जो नया निर्माण पूर्णतः विकसित और परिपक्व फल और बीजों के अपने मूल पादप अथवा जनक पौधे से दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसार अथवा फैलाव की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, बस वही कि बीजों के बारे में कि किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीजों का स्थानांतरण करते हैं और नए पौधों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, वही बस ये साइंस लैंग्वेज में इतने बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। हवा के द्वारा बीजों का भी प्रकीर्णन होता है, उसकी भी अलग अलग प्रक्रिया है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, है ना। आइए देखते हैं। हवा द्वारा कुछ पौधों के बीज हल्के वजन के होते हैं, कुछ पौधों के जो बीज होते हैं वो हल्के वजन के होते हैं और उन पर कुछ बाल जैसी या पंख संरचनाएं मौजूद होती है। इस तरह के बीज हवा में उड़ते गए दूर तक फैल जाते हैं, जैसे कि सहजन, द्विफल, सूरजमुखी, मदार, ये सब के जो बीज होते हैं वे
हल्के होते हैं और ये दूर तक फैल जाते हैं और दूसरे पौधे का, नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। नेक्स्ट है पानी द्वारा, है पानी द्वारा। कुछ बीजों का प्रकीर्णन मुख्यतः जलीय पौधों या जल निकाय के पास बढ़ने वाले पौधों में होता है। उदाहरण के लिए नारियल के बीज में एक सख्त रेशेदार आवरण होता है जिसके अंदर बहुत हवा होती है। यह नारियल के बीज पानी पार तैरने में मदद करता है ना। उसी से फिर नई नारियल का निर्माण होता है। जानवरों के द्वारा कुछ बीजों पर कांटेदार हुक की तरह संरचना होती है। वे जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए यूरेना, जैंथियम, ये सब जो बीज है वो जानवरों में चिपक जाते हैं और दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। और कुछ फलों के साथ पंक्षियों और जानवरों द्वारा निगल लिया जाता है। बाद में ये बीज पक्षी या जानवरों द्वारा कहीं और गिराने से फैल जाते हैं। यानी कि जब उनको जानवर ग्रहण कर लेंगे और जानवर कहीं और जाके मल त्यागेंगे तो वो बीज वहाँ पे गिर जाएगा और उनको जब खाद्य मिलने लगेगा, खाद, खनिज, जो भी मिनरल्स वगैरह, वाटर्स वगैरह, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर से नवनिर्मित पौधों का निर्माण कर लेंगे। एक होता है फटने के कारण, यानी कि परिपक्व होने पर कुछ फल झटके के साथ फट जाते हैं। फटने के कारण उसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी कि उससे निकल जाते हैं। यानी कि भिंडी, अरंडी, बालसम, जो देखिए इसमें बाकी तो आप लोग को न्यू नेम लगेगा। भिंडी जो है वो एग्जाम्पल एकदम नॉर्मल है, साधारण है, ठीक है। भिंडी जो होता है ना, खेतों में जाएंगे तो आप लोग अपने अपने खेत पे जाइएगा। अपना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के भी जाके देख सकते हैं, बस चोरी मत कीजिएगा, है ना। नहीं तो चोरी कीजिएगा ना तो पता चला आपको ही वहाँ पे बीज के रूप में उपयोग कर लिया गया। ऐसा बात नहीं है, बस जाके देखने में क्या जाता है, देखने में कोई नहीं दिक्कत है। तो आप लोग खेतों में जाएंगे और देखेंगे, या फिर खेतों में जाने की ज़रूरत क्या है, नॉर्मली घर में ही भिंडी ला के रखो ना। भिंडी सूख जाएगी तो उसके अंदर से बीज फट के निकलेंगे, वही तो है बीज प्रकीर्णित। उनका जो बीज बाहर निकलेगा और वही बीज को दूसरी जगह बोएंगे तो फिर से भिंडी की पेड़ हो जाएगी नवनिर्मित। वही चीज़ तो मैं बता रही हूँ कि फटने के कारण किस प्रकार से बीजों के द्वारा जनन होकर नए पौधों का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़े, क्या पढ़े कि पादपों में जनन, और जनन किस प्रकार से हुई और किन किन विधियों के द्वारा हुई और कैसे कैसे जनन करके फिर नए नए पौधों का निर्माण भी कर लिए। और कल हम लोग उसको टेस्ट करेंगे कि पौधे हुए हैं कि नहीं, है ना। कल आएंगे क्लास में तो कल देखेंगे कि पौधे क्या उगे हैं या नहीं। फिर हम आप लोगों को फल भी टेस्ट करवाएंगे और भिंडी भी, है ना, आम टेस्ट करवाएंगे, है ना जी। अभी आम का सीजन चल रहा है ना। चलिए, तो सबको समझ में आ गया ना क्या? संवर्धन, देखिए, थैंक यू डाउट्स पूछने के लिए। एक होता है संवर्धन, सॉरी एक देखिए और एक बच गया था, अच्छा हुआ डाउट्स पूछने के लिए, थैंक यू। मनुष्य द्वारा, मनुष्य बीज के फैलाव में भी मदद करता है, खासकर खेती के दौरान। मनुष्य भी बीजों को फैलाने में मदद करता है। खेती में बीज जाके बो देते हैं तो उग जाता है, तो बीजों का फैलाव मनुष्य भी तो कर रहे हैं ना। आपने क्या पूछा? संवर्धन। संवर्धन, शम का मतलब होता है समान और वर्धन का मतलब होता है वृद्धि या विकास, ठीक है। तो अपने जैसे, अपने देखिए मैं लिख दी, इतना में आप लोग समझ जाएंगे। अपने जैसे समान जीवों की वृद्धि करना या विकास करना क्या हो जाएगा? संवर्धन हो जाएगा। कायिक संवर्धन होता है ना, वही है, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास इतना तक ही रहेगा, और अगर किन्हीं को कोई डाउट्स होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आप लोगों के साथ डाउट शेयर करूँगी, क्लियर करूँगी, शेयर नहीं करूँगी, डाउट तो आप लोग के होंगे ना, मेरा तो उसका सॉल्यूशन होगा मेरे तरफ से।
तो मैं उन लोगों का उन डाउट्स को क्लियर करूँगी, ठीक है। तो चलिए, आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, एक बार आप लोग वेबसाइट ओपन करके और रीड कीजिएगा शांति से बैठ के, और जहाँ पे कोई वर्ड ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना, है ना। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत मस्ती भी कीजिएगा, बट पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। मस्ती करना भूले तो भूले, बट पढ़ाई नहीं भूलिएगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है बाबू लोग, है ना। तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।